बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसके थ्योरेटिकली हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ इन प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करूंगा, इनका सलूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज अपनी पहली प्रॉब्लम से। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 में उसने हमें एक कंपनी की कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है। दोनों चीज़ें, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंपैरेटिव फॉर्म में हमें कंपनी गिवन है और कौन कौन से ईयर्स हैं 2010, 11 और 12 की हमें वैल्यूज़ गिवन है। इसके बाद इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, कंप्यूट ईच ईयर्स करंट रेशो। हर साल के लिए करंट रेशो आपने कैलकुलेट करनी है, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। तो अब इसका मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सलूशन भी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट इसका सलूशन जैसा कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आप अपने सामने अपनी बुक्स को भी ओपन करके रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं भी साथ अपने बुक से आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब आप अपने सामने बुक के ऊपर अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 को ओपन कर लें और यहाँ पे आप देखें कि 31 दिसंबर 2012 में आपको करंट एसेट्स कितने के गिवन हैं। क्वेश्चन के अंदर देखें 2000 बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स आपको गिवन होंगे 48,480 के, और इसी साल की करंट लाइबिलिटीज़ नीचे लाइबिलिटीज़ वाले पोर्शन में चेक करें 20,200 की गिवन है। स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करें तो 2012 की आपके पास करंट रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसा कि अभी सॉल्यूशन में स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इन दोनों अमाउंट्स को सिंपली डिवाइड करके हमने अपनी करंट रेशो का आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह 2011 की जब बात करेंगे तो उसके करंट एसेट्स 37,924 हैं। इनको डिवाइड कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ के साथ 2011 की 19,960 के साथ। तो देखें, यही दो चीज़ें डिवाइड हुई हैं सॉल्यूशन में और हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह आपने 2010 के करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ के साथ डिवाइड कर देना है तो आपके पास 2010 की करंट रेशो का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास करंट रेशो का फार्मूला ये है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 1 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व की। आपको इसका सलूशन स्क्रीन के ऊपर पहले पार्ट के अंदर नज़र आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बुक पे। आप देखें, इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी, इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। कह रहा है, एक्सप्रेस द इनकम स्टेटमेंट डाटा इन कॉमन साइज परसेंट। इन कॉमन साइज परसेंट, सिर्फ किसका डाटा? इनकम स्टेटमेंट का जस्ट डाटा स्टूडेंट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, नॉट बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को डाटा को कॉमन साइज परसेंट में ज़ाहिर करना है। तो मैंने स्टूडेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के वाले से बात की हुई है। मज़ीद एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है इनकम स्टेटमेंट की। तो स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि आपने तमाम फिगर्स जो हैं इनकम स्टेटमेंट के, इनको सेल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। हर एक आइटम को इनकम स्टेटमेंट के जो हर एक आइटम है उसको सेल की परसेंटेज में ज़ाहिर करने को हम कहते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। अब उसने कहा हर साल को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाए। तो स्टूडेंट, ये किस तरह से बनेगी? तो आप अपने सामने बुक के ऊपर इसकी इनकम स्टेटमेंट देखें। मैं 2010 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2010 में इसकी जो सेल थी वो 2,36,000 है और इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,51,040 की। अब आपने क्या करना है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 1,51,040 को डिवाइड कर देते हैं सेल के साथ 2,36,000 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी 64। इसी तरह नेक्स्ट आइटम के लिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 84,960 का। अब इसको डिवाइड कर दे सेल के साथ
2,36,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 36। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 31,152 के। अब इनको भी डिवाइड कर दें सेल के साथ, 2,36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.2%। इसी तरह नेक्स्ट आइटम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का है 19,470 का। इसको डिवाइड कर दें सेल के साथ, 2,36,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 8.25। इसी तरह स्टूडेंट हर एक जो 2010 का आइटम है उसको 2010 की सेल के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज की फॉर्म में आप इसको लिखते जाएंगे तो ये 2010 की आपकी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर इसी तरह साथ वाले कॉलम में 2011 के हर आइटम को 2011 की सेल के साथ डिवाइड करें तो वो आ जाएगा, और तीसरे कॉलम में 2012 के हर आइटम को 2012 की सेल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 2012 की इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन के ऊपर शो भी किया गया है, इसी पैटर्न पे आपने बना लेना है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से इसको डेवलप करते हैं। तो ये स्टूडेंट इस तरह से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट पेज पे अपने बुक के देखें, यहाँ पे इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट थी एक्सप्रेस द बैलेंस शीट डाटा इन ट्रेंड परसेंट विद बेस 2010 एज अ बेस ईयर। स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट के डाटा को उसने कहा था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में शो करना है, और बैलेंस शीट के डाटा को वो कह रहा है कि ट्रेंड के फॉर्म में लेकर आए, और ट्रेंड के लिए बेस किसको बनाएं, 2010 को बेस बनाने को उसने कहा है। स्टूडेंट जो साल बेस बनता है उसकी हर फिगर 100% शो होती है, और दूसरे जो ईयर्स होते हैं उनके हर फिगर को 2010 के रेलिवेंट फिगर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, आपके पास जो है ट्रेंड आता जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको सामने अपने बुक के पे देखें तो बैलेंस शीट जो गिवन थी हमें 2010 की, इसका तो आप सिंपली हर एक का 100 लिख लेंगे, 100 आप इसको प्लेस कर देंगे। अब 2011 का जब बात करेंगे तो 2011 के जो करंट एसेट्स हैं 37,924 के, इनको डिवाइड करें बेस ईयर 2010 के करंट एसेट 50,648 के। इसी तरह जब 2012 के करंट एसेट्स हैं उनको 2010 के करंट एसेट्स के साथ डिवाइड करें, यानी 48,480 को डिवाइड करें 50,648 के साथ, ये आपका करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2010 का तो 100% आएगा। 2011 के लिए क्या करेंगे, 2011 की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 500 है इनको डिवाइड करेंगे 2010 की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 3,720 उसके साथ, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 2012 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे। इसी तरह जब बात करेंगे प्लांट एसेट्स की तो 2010 के लिए तो 100% आ गया। 2011 के जो प्लांट एसेट है 96,000, इसको डिवाइड करेंगे 2010 के 57,000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 2012 के जो 90,000 है प्लांट एसेट, इसको डिवाइड करें 2010 के प्लांट एसेट 57,000 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास इसकी भी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप हर एक आइटम को 2010 के रेलिवेंट आइटम से डिवाइड करते जाएं तो आपका ये ट्रेंड फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी, जो कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है। प्रोसीजर किस तरह से डेवलप होगी ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, इसी के मुताबिक अब आप इसको डेवलप करेंगे। ये स्टूडेंट थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, मैं आपको ये प्रॉब्लम भी स्क्रीन के ऊपर शो भी करता हूँ। ये स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है। आप अपनी मज़ीद बुक्स के ऊपर देखें तो ज़्यादा क्लियर आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे उसने हमें सिगो कंपनी की कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है और बैलेंस शीट भी गिवन है, और कंपैरेटिव जो हमारे स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें हमारे पास डाटा है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये यानी कि हमें 7 ईयर का जो डाटा है वो इधर
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर गिवन है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बुक के ऊपर देखें, आपको रिक्वायर्ड नज़र आ रहा होगा, कंप्यूट ट्रेंड परसेंट फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स यूजिंग 2006 एज द बेस ईयर। स्टूडेंट, मैंने अभी आपके साथ ये प्रोसीजर शेयर किया है कि ट्रेंड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे उसने 2006 को कहा एज अ बेस ईयर लें, तो दोनों स्टेटमेंट्स के हर आइटम को 2006 के रेलिवेंट आइटम, यानी सेल की बात है तो हर साल की सेल को 2006 की सेल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। जब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात होगी तो हर साल की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 2006 की कास्ट ऑफ सोल्ड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ग्रास प्रॉफिट की बात होगी तो हर साल के ग्रास प्रॉफिट को 2006 के ग्रास प्रॉफिट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। इसी तरह हर आइटम को 2006 के रेलिवेंट आइटम के साथ डिवाइड करके आपने जो है ये ट्रेंड एनालिसिस कंप्लीट करना होता है। तो ये जो अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया है, तो सेम ये पूरी प्रॉब्लम उसी तरह से आपने करनी होगी। तो ये आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 बुक्स के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है, अच्छी प्रॉब्लम है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा इसको। पार्क कॉरपोरेशन बिगिन द मंथ ऑफ मे विद करंट एसेट्स, कि इसके मई के स्टार्ट में करंट एसेट थे 6,50,000 के, करंट रेशो थी 2.5:1 थी और एसेट टेस्ट रेशो थी 1.1। कह रहे ड्यूरिंग द मंथ इट कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मंथ के दौरान ये वाली ट्रांजैक्शंस अक्कर हुई जो कि उसने हमें एक लिस्ट गिवन है। नेक्स्ट पेज पर भी ये लिस्ट जा रही है और नेक्स्ट पेज पे हमें उसने इसकी रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है। आप रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ें। कह रहा है प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल बनाएं शोइंग पार्क्स करंट रेशो, जिसमें उस कंपनी की करंट रेशो शो हो, एसेट टेस्ट रेशो आ रही हो, वर्किंग कैपिटल आ रहा हो। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के बाद, यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुई उसका इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करें, उसके बाद दोबारा ये करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल को आप कैलकुलेट करें। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये हमें प्रोसीजर कंप्लीट करके इसको शो कराना है। तो स्टूडेंट, इसको हमने स्टार्ट करने के पहले ये जो 2-3 कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म करेंगे, तब हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। वो कैलकुलेशन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है करंट रेशो का फार्मूला। क्या फार्मूला है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की पहली लाइन के अंदर ही उसने हमें बता दिया था कि करंट रेशो हमें 2.5 की गिवन है और करंट एसेट 6,50,000 के गिवन थे। यहाँ से हमने करंट लाइबिलिटीज़ अपनी फाइंड आउट की हुई हैं। करंट एसेट्स को करंट रेशो के साथ आंसर के साथ डिवाइड करके तो करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है 2,60,000 की। इसके बाद एसेट टेस्ट रेशो का फार्मूला लिखा हुआ है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और एसेट टेस्ट रेशो का आंसर जो था 1.1, ये भी हमें वाली लाइन के अंदर ही क्वेश्चन के गिवन है। क्विक एसेट्स हमें गिवन ही मालूम करने हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जो है हम अभी ऊपर मालूम कर चुके हैं 2,60,000 की, उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ से हमारे पास जो 2,60,000 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्विक एसेट्स का आंसर आ रहा है 2,86,000। तो स्टूडेंट, ये फिगर्स जो थे हमने इनको फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया है। इन फिगर्स के साथ हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से नोट कर लें, करंट एसेट्स आपके 6,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 2,60,000 और क्विक एसेट्स हमारे आए 2,86,000 के। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट, अब आपको स्क्रीन के ऊपर इसका सॉल्यूशन भी मैंने शो करवा दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट, टेबल बनाना था। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट्स का कॉलम बना, फिर करंट एसेट्स, फिर क्विक एसेट्स, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल। हमने हर एक जो चीज़ें इसमें यूज़ होनी थी उनको एक टेबल की फॉर्म में अपने पास सामने लिख लिया। अब बिगिनिंग हम कहाँ से कर रहे हैं? स्टूडेंट, शुरू में करंट एसेट्स की अमाउंट तो हमें गिवन थी, क्लियर कट क्वेश्चन के अंदर ही 6,50,000 की वो हमने लिख दी।
क्विक एसेट्स अभी मैंने आपको कैलकुलेशन के अंदर शो करवाया, जैसे हमने उनको कैलकुलेट किया है वो अमाउंट जहाँ पे बिगनिंग में लिख दी। करंट लाइबिलिटीज़ भी अभी हमने कैलकुलेट की थी बिगनिंग में, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। करंट रेशो का आंसर बिगनिंग क्वेश्चन में गिवन, एसेट टेस्ट रेशो का आंसर क्वेश्चन में गिवन, वर्किंग कैपिटल का जो ओपनिंग फिगर है ये कैसे कैलकुलेट हुआ, सिंपल है स्टूडेंट। करंट एसेट्स जो 6,50,000 के थे, इसमें से आप 2,60,000 की करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। 3,90,000 आपके पास बनता है, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये ओपनिंग फिगर्स को हमने प्लेस कर दिया है। ओपनिंग जब बैलेंसिंग आ गए तो इसके बाद अब हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट बुक पे देखें, पहली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड 75,000 ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट के ऊपर स्टूडेंट 75,000 की इन्वेंट्री ख़रीदी है, तो स्टूडेंट इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स में आती है। इसलिए देखें आप स्क्रीन के ऊपर में सेकंड की एंट्री में करंट एसेट के अंदर 75,000 ऐड हो रहा है और ये हमने ख़रीदी भी क्रेडिट के ऊपर थी। इट मीन्स हमारे पास ये लाइबिलिटी में भी इजाफा करेगी, तो 75,000 को करंट लाइबिलिटी के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो इसके बाद न्यू बैलेंस हमने कैलकुलेट किया। करंट एसेट्स में जो 6,50,000 के प्रीवियस थे उनमें अब 75,000 ऐड होके आंसर आ गया 7,25,000। क्विक एसेट में कोई चेंज नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ हुआ, 2,60,000 में 75,000 ऐड किया, आंसर आ गया 3,35,000। इसके बाद अब हमने करंट रेशो की बात करनी है। स्टूडेंट जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ चेंज हो रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो करंट रेशो आप करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ न्यू जो आए हैं, करंट एसेट 7,25,000, इनको न्यू करंट लाइबिलिटीज़ 3,35,000 के साथ डिवाइड कर दें तो न्यू करंट रेशो का आंसर आ जाएगा 2.16। तो स्टूडेंट करंट लाइबिलिटीज़ के चेंज होने से हमारे पास डेफिनेटली क्विक एसेट्स भी चेंज हो क्विक रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो क्विक एसेट्स तो वही रहे थे 2,86,000, इनको करंट लाइबिलिटीज़ जो 3,35,000 की आई हैं उसके साथ डिवाइड करें, आपके पास न्यू एसेट टेस्ट रेशो का आंसर आ जाएगा। जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की बात है तो आप सिंपली उसी तरह करंट एसेट 7,25,000 में से करंट लाइबिलिटीज़ 3,35,000 की माइनस कर दे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हर ट्रांजैक्शन को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। मैं आपके सामने हर ट्रांजैक्शन का जो है एक दफ़ा इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। कह रहा है सेकंड वाली 8th मई की ट्रांजैक्शन में सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दैट कॉस्ट 58,000। आपने इन्वेंट्री सेल आउट की है जिसकी कास्ट थी 58,000 और कितने में सेल किया है, 1,03,000 में। तो स्टूडेंट्स इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें। जो इन्वेंट्री सेल आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो इन्वेंट्री करंट एसेट थी, इस वजह से उसकी कास्ट हमने देखे कि माइनस की है 58,000 करंट एसेट्स में से। लेकिन हमारे पास जो है कैश आ रहा है, कैश इन हो रहा है, कैश भी हमारा करंट एसेट है, तो उसको करंट एसेट्स के अंदर ऐड भी हमने कर दिया है और कैश हमारा क्विक एसेट्स भी है, इस वजह से यही कैश की अमाउंट क्विक एसेट्स के अंदर भी ऐड हो रही है। इसके बाद अब आपने इन को एडजस्ट करके न्यू बैलेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। जो चीज़ें एज इट इज़ आपके करंट एसेट्स जो है वो चेंज होकर 7,70,000 हो गए, क्विक एसेट्स जो है वो 3,89,000 के हो गए, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद आगे वाली तीनों रेशोज़ आप उसी प्रोसीजर पे कैलकुलेट करें। करंट रेशो कैसे आएगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और एसेट टेस्ट रेशो कैसे आएगी, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करंट एसेट्स में से माइनस कर दे करंट लाइबिलिटीज़ को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हर ट्रांजैक्शन को आपने कंप्लीट करना है। तीसरी ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूँ, कलेक्टेड 19,000 कैश ऑन एन अकाउंट रिसीवेबल। आपने अकाउंट रिसीवेबल जो है वो उसे कैश रिसीव किया है। स्टूडेंट जो आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये देखें तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स हैं और कैश रिसीव कर रहा है वो भी करंट एसेट है। तो एक दफ़ा 19,000 करंट एसेट में ऐड हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। और इसी के साथ अकाउंट रिसीवेबल और कैश हमारे पास क्विक एसेट्स भी हैं।
तो इसी वजह से क्विक एसेट्स में भी एक दफ़ा 19,000 ऐड हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो न्यू आंसर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा और उसी तरह से आप नेक्स्ट रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर की बात करें, कह रहा है कि पेड 21,000 कैश टू सेटल ऑन अकाउंट पेएबल। आपने अकाउंट पेएबल को सेटल करने के लिए कैश पे किया है 21,000 का। तो स्टूडेंट इसका मतलब है अकाउंट पेएबल में करंट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ आ जाएगा, कैश पे करेंगे करंट एसेट्स में डिक्रीज़ भी होगा। कैश हमारा क्विक एसेट्स है, इसलिए क्विक एसेट में भी 21 का डिक्रीज़ होगा। इससे हमारे पास नए बैलेंसेस आएंगे और उन नए बैलेंसेस की मदद से आप दोबारा अपनी उन्हीं फार्मूलाज की मदद से रेशोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल अब आपको वो फार्मूलाज में कोई इशू होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करें तो कह रहा है राइट ऑफ 3,000 बैड डेट्स अगेंस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट इसका किसी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और क्विक एसेट से तल्लक नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी वजह से प्लस माइनस में आप देखो ज़ीरो आ रहा है, वही नहीं सारी चीज़ें नीचे दोबारा रिपीट हो गई हैं। इसके बाद 22 वाली में देखें तो कह रहे हैं आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो स्टूडेंट जब डिविडेंड आप पे करेंगे 22 वाली ट्रांजैक्शन में, अच्छा आपने पे नहीं अभी किया, जस्ट डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर जब करेंगे तो पेमेंट नहीं हो रही, तो ये करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो इस वजह से ये देखें डिक्लेयर डिविडेंड 40,000 जस्ट करंट लाइबिलिटी के अंदर ऐड किया और नई बैलेंसेस आए और उन बैलेंसेस की मदद से दोबारा रेशोज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट 26 वाली ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब डिविडेंड पे कर दिया जाएगा तो कैश में आपकी कमी आएगी। कैश हमारा करंट एसेट भी है, क्विक एसेट भी है, इसलिए दोनों में माइनस। और जब पेमेंट कर देंगे डिविडेंड की तो करंट लाइबिलिटी के अंदर भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस करने के बाद न्यू बैलेंसेस आएंगे और न्यू बैलेंसेस से आप उसी तरह से रेशोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 27th वाली ट्रांजैक्शन देख लें। इसमें कह रहा है बारोड कैश बाय गिविंग द अ बैंक 30-day नोट। तो 75,000 का आपने लोन लिया है, तो स्टूडेंट ये कैश इन हो रहा है, इस वजह से आपका ये करंट एसेट और करंट क्विक एसेट दोनों में ऐड हो रहा है और ये करंट लाइबिलिटी है, इसलिए करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी इसको हम ऐड अप कर देंगे। तो नए बैलेंसेस के साथ नई रेशोज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है बारोड 90,000 कैश बाय साइनिंग का लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड नोट। स्टूडेंट अब इसमें और प्रीवियस ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म नोट है। तो लॉन्ग टर्म नोट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में है, ये 90,000 क्विक एसेट और करंट एसेट में तो ऐड होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की होने की वजह से करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर इसको हम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 29 वाली लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, कह रहा है यूज्ड 1,65,000 कैश प्रोसीड फ्रॉम द नोट टू बाय न्यू मशीनरी। तो स्टूडेंट अब आप जब मशीनरी खरीदेंगे तो कैश आउट होगा, तो कैश हमारा करंट एसेट भी है और क्विक एसेट्स भी है, इसलिए दोनों में से इसको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है और इसी के साथ नए बैलेंसेस आएंगे और नए बैलेंसेस की मदद से आप नई रेशोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज के लेक्चर का जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस किया। ये जो लास्ट थर्ड प्रॉब्लम थी अच्छी प्रॉब्लम है और ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से होगा, कैसे बेस हमने लेनी है और किस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और जो कॉमन साइज़ था वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो मेरे साथ आज शाम तक आप इनमें से डिस्कस कर ले चीज़ें, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर आगे मूव करूँगा। तो आज के लिए अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।